वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग लुईस डॉट फॉर्मूला के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको कुछ उदाहरण भी करके दिखाए थे। मैंने आपको बताया था कि जब किसी अणु का या किसी आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, लुईस डॉट फॉर्मूला बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस अणु में या उस आयन में जितने भी परमाणु हैं, उन सभी परमाणुओं के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेते हैं। जितने भी तत्व हैं यौगिक में या आयन में, उन सभी तत्वों के जितने परमाणु हैं, उन परमाणुओं के संयोजी कोश में जो भी परमाणु हैं, जितने भी परमाणु हैं, उनके संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनको जोड़ लेते हैं। इसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। दूसरा काम ये करते हैं कि उस अणु में या उस आयन में देखते हैं कि कौन सा तत्व सिंगल नंबर में है और किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। ध्यान दीजिएगा, सिंगल नंबर में हो और विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम हो तो उसे सेंट्रल एटम बनाते हैं, केंद्रीय परमाणु बनाते हैं और केंद्र में रखते हैं, और बाकियों को उसके चारों तरफ अरेंज करके एक स्केलेटल फार्मूला बना लेते हैं। अब जो आपने संयोजी इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, उन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को परमाणुओं के बीच में भरने का काम करते हैं। सभी परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन पहले भर लेते हैं, और दो दो इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हम ये देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हमने भरे। जितने इलेक्ट्रॉन भरे उसको संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से घटा देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे ये मिल जाएगा। अब सभी परमाणुओं के ये चेक करिए, हाइड्रोजन को देखिए कि हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होना चाहिए और बाकी सभी परमाणुओं के अष्टक पूर्ण होने चाहिए। और अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत उन परमाणुओं को और है, उसको भी जोड़ लीजिए और जोड़ के देखिए कि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं और जो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, अगर वो दोनों बराबर हैं तो जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतने इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, और अगर बराबर नहीं है तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म में एक युग्म और बढ़ाते जाइए जब तक कि रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन और बचे हुए संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो जाएं। जैसे ही दोनों बराबर हो जाएं तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन दे करके अष्टक पूर्ण कर दीजिए, और जो परमाणुओं के बीच जितने जितने इलेक्ट्रॉन आए हो, अगर परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉन आए हैं तो सिंगल बॉन्ड बनाइए, 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो डबल बॉन्ड बनाइए, 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनाइए। और ये भी जरूर मेंशन करिए कि उन परमाणुओं के पास कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, जिसे कहते हैं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। इनको डॉट से जरूर प्रदर्शित करिए। तो ये था फॉर्मूला लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, मैं आज उसी पे चर्चा करता हूं। जैसे एक उदाहरण हमने दिया था मीथेन का, CH4 में पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन जोड़ लें। कार्बन के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो 4, कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है 1 कार्बन है, तो सिंगल नंबर में कौन है? कार्बन है, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी हाइड्रोजन से कम है। तो कार्बन को केंद्र में रखिए और चारों हाइड्रोजन को उसके चारों तरफ व्यवस्थित कर दीजिए। अब सभी के बीच, सभी परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन भरिए। 2 भर दिए, 2 भर दिए, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो देखिए, कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया, और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करना होता तो सभी हाइड्रोजन के डुप्लेट भी पूरे हैं। मतलब कि किसी को कोई भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नहीं है, और ना ही आपके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 8 ही तो थे, 8 तो भर दिए हैं। तो अब देखें कि इसका मतलब इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो सिंगल बॉन्ड, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। तो इस तरह से ये, और साझे के बाद किसी के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, तो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पर नहीं है।
दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा जो सवाल हमने आपको दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 ऑक्सीजन है तो 6 और 6 12, 12 4 16 इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी कोष में हैं। तो अब आप देखिए, सिंगल नंबर में कार्बन है तो कार्बन को बीच में और ऑक्सीजन को इसके दोनों ओर रखेंगे। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। सबके बीच पहले 2-2 इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखें, ऑक्सीजन को मिला 2, कितने की जरूरत है? 6। कार्बन को मिले 2 इधर 2 इधर, कार्बन को 4 मिले, इसको जरूरत है 4। 6 इसको चाहिए, 4 इसको चाहिए, 6 4 10। और ऑक्सीजन को मिले 2 तो इसको भी 6 चाहिए। 16 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है और आपने 4 भर दिए तो आपके पास कितने बचे? भाई 4 निकाल दीजिए ना इसमें से, 12 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और चाहिए आपको 16 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो जितनी की जरूरत है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन और बचे हुए संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन 16 है और बचे हुए संयोजी इलेक्ट्रॉन 12 हैं। तो अब आप क्या करेंगे? बराबर करना पड़ेगा हमें। संयोजी इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे बराबर करें? तो एक पेयर यहां पे बढ़ा लीजिए, यहां बढ़ा लीजिए चाहे यहां बढ़ा लीजिए। अब आपके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन बचे 10 बचे। अब रिक्वायरमेंट चेक करिए। इस ऑक्सीजन को मिल गए 4, तो अब इसके पास 4 की जरूरत है। कार्बन को मिल गए 6, 2 की जरूरत है, 4 की जरूरत इसको है, 2 की जरूरत इसको, 4 2 6। और इस ऑक्सीजन को चाहिए 6, तो 6 6 12 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हमारे पास है 10। अभी भी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन और बचे हुए संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। तो अब एक पेयर यहां बढ़ा दीजिए। यहां बढ़ा चुके थे, अब यहां बढ़ा देते हैं। अब देखिए, अब आपके पास बचे हुए संयोजी इलेक्ट्रॉन है 8। अब इस ऑक्सीजन को मिल गए 4, तो इसको 4 की जरूरत है। कार्बन को देखो 4 इधर मिल गए, 4 इधर मिल गए, 8 पूरे मिल गए, तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। और इस ऑक्सीजन को भी चाहिए 4, क्योंकि 4 ही है, 4 और चाहिए, तो इसको चाहिए 4, इसको चाहिए 4, 4 और 4 8। तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन 8 और बचे हुए संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 8। तो बस काम बन गया हमारा। तो जितनी जरूरत है उतना दे देते हैं। इसको 4 की जरूरत थी, इसको भी 4 दे दिए, इसको भी 4 की जरूरत थी, इसको भी 4 दे दिए। तो ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये देखें ऑक्सीजन और कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ? 4 इलेक्ट्रॉनों का। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड, यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड। और जो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको डॉट से प्रदर्शित करना सबसे आवश्यक है। चलिए ऐसे ही तीसरा उदाहरण लेते हैं। तीसरा मैंने आपको दिया था कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4, ऑक्सीजन में 6, 6 त्रिक 18 और 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने और ग्रहण किया है। तो 18 2 20 4 24 इलेक्ट्रॉन। ये देखें, ये बीच में कार्बन क्योंकि सिंगल भी है और सबसे कम ऋण विद्युती भी है। 3 ऑक्सीजन, तो इस तरह ट्रायंगल के शेप में लगा लेते हैं, कोई इससे दिक्कत की बात नहीं है, कैसे भी आप अरेंज कर लें। और इसको ब्रैकेट में रखना है क्योंकि बाहर 2 माइनस चार्ज भी लगाना है। अब मैंने बताया जो तरीका, बिल्कुल उसी तरीके से काम करें। सभी के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन पहले भर दें। कितने भर दिए? 6। अब आपके पास बचे हुए संयोजी इलेक्ट्रॉन बचे 18। रिक्वायरमेंट चेक करिए। ऑक्सीजन को मिले 2, तो 6 की जरूरत है, इसको भी 6 की जरूरत है, इसको भी 6 की जरूरत है। 6 6 12 6 18। और कार्बन को मिले 2 2 4 2 6, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 18 2 20 रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और संयोजी कोष में बचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है। तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है 20 और संयोजी कोष में बचे इलेक्ट्रॉन है 18। बराबर नहीं है, तो एक पेयर बढ़ा लीजिए, कहीं भी किसी में भी बढ़ाइए, चाहे यहां बढ़ा लीजिए, चाहे यहां बढ़ा लीजिए, चाहे यहां। चलिए हम यहां बढ़ा लेते हैं। यहां बढ़ा लिया। अब आपके पास संयोजी कोष में बचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 16। अब देखें, कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया,
इसको 6 चाहिए, इसको 6, 6 6 12 और 4 इसके पास है तो 4 चाहिए, 12 4 16। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन और संयोजी कोष में बचे इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, तो इसका मतलब जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी इसको दे दिया जाए इलेक्ट्रॉन। तो इसको 6 की जरूरत थी, इसको 6 दे दिया जाए, इसको भी 6 की जरूरत थी, इसको भी 6 दे दिया जाए, इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसको 4 दे दिया जाए। तो देखें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना, ये बीच में कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके पास 4 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म बचे, इसके पास 3 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसके पास भी 3 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और बाहर 2 माइनस आवेश है, चार्ज है। ठीक है, ऐसे ही एक और उदाहरण मैंने आपको दिया था NH4+। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष में, हाइड्रोजन में 4 और 1 प्लस है तो 1 घटा दीजिए तो 8 इलेक्ट्रॉन। ये देखें नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 और बाहर एक धनावेश। ठीक है, सबके बीच 4 हाइड्रोजन है, सॉरी 4 हाइड्रोजन है, ये हमने 3 ही हाइड्रोजन लगाया है। नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, बाहर एक धनावेश। सबके बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन पहले भर दें। देखें नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया क्योंकि चारों हाइड्रोजन के साथ उसको 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए और हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना होता है, उसका डुप्लेट भी पूरा हो गया, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन की किसी को जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और ये धनावेश। तो ये अमोनियम आयन इसे कहते हैं, अमोनियम आयन। तो इस तरह से इसका बन गया। अगला उदाहरण देखें, अगला उदाहरण पांचवा उदाहरण H3PO3, H3PO3, H3PO3। तो देखिए इसमें अरेंजमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है लुईस डॉट फॉर्मूला गलत हो जाएगा। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें। हाइड्रोजन के पास 3, फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का ही है तो 5 ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के पास 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 और ये 8, कुल मिला के कितने हो गए? 18 2 20 21 और 26 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। कुल 26 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखें ये कैसे अरेंज होता है, ये ध्यान दीजिए। 3 ऑक्सीजन तो इनकी तरफ लगा दीजिए और 3 हाइड्रोजन देखिए, एक इस ऑक्सीजन के साथ, एक इस ऑक्सीजन के साथ और एक सीधे फास्फोरस के साथ होता है। मतलब इस ऑक्सीजन के साथ जब भी ये फास्फोरस का ऑक्सो एसिड है तो ऑक्सो एसिड में एक ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ डायरेक्ट जुड़ेगा, उसके साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, यह हमेशा होगा। तो देखें सबके बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए। कितने भर दिए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो आपके पास अब संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब आपके पास बचे 14 इलेक्ट्रॉन। रिक्वायरमेंट चेक करिए, हाइड्रोजन का काम तो पूरा हो गया, फास्फोरस का भी अष्टक पूर्ण हो गया। सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें, इसको 4 की जरूरत है, इसको 4 की जरूरत है, 4 4 8 और इसको 6 की जरूरत है। 14 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 14 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, तो जिनको जितनी आवश्यकता है उसको उतनी इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे। ये अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। तो ये देखें H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और ये सिंगल बॉन्ड O। यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये H3PO3 ये इसका उदाहरण है। इसका नाम है फास्फोरस एसिड, फास्फोरस अम्ल। क्या नाम है इसका?
फॉस्फोरस अम्ल या ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल भी लिखा जाता कहीं कहीं। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। इसके 3 उदाहरण हैं। छठा देखें, ये H3PO2 एक उदाहरण मैंने दिया था करने के लिए। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले जोड़ लें। हाइड्रोजन के पास 3, फास्फोरस के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6 6 12, 12 8 20 इलेक्ट्रॉन हैं। 20 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें अरेंजमेंट देखिएगा, ये फास्फोरस बीच में, 2 ऑक्सीजन है सिर्फ, तो ये 2 ऑक्सीजन, ठीक, और 3 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। तो मैंने बताया कि एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, सिर्फ एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा और बाकी हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ेंगे। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन भर लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 इलेक्ट्रॉन भर लिए और 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे। रिक्वायरमेंट चेक कर लीजिए, इसको 6 की जरूरत है और इसको 4 की जरूरत है। तो 6 4 10, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे भी हुए हैं, इसीलिए सीधे सीधे इसको भर लिया जाए। तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फास्फोरस, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसके पास 6 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन बचे और इसके पास 4 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन बचे। ऐसा ही एक और उदाहरण मैंने आपको दिया था, H3PO4। देखिए, H3PO2, H3PO3, H3PO4, इसमें 4 ऑक्सीजन हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले जोड़ लें। 6 चौको 24, 24 ये 3 और ये 5 और 24 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इसको अरेंज करें, जैसा मैंने बताया वैसे ही करें। फास्फोरस, इसके चारों तरफ ऑक्सीजन लगाएं। अब मैंने बताया कि एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, बाकी के साथ तो हाइड्रोजन लगा सकते हैं। 3 हाइड्रोजन थे हमारे पास, सबके बीच 2 2 इलेक्ट्रॉन भरे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे 18। देखें, रिक्वायरमेंट चेक करें। इसको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऊपर वाले को, है ना। इसको 4 इलेक्ट्रॉन, इसको 4 इलेक्ट्रॉन, इसको 4 इलेक्ट्रॉन। 4 4 8 4 12 12 6 18 18 है आपके पास। तो बिल्कुल जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उनको आप भर दीजिए। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड फास्फोरस, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, नीचे भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ेगा। इसके पास 6 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, बाकी ऑक्सीजन के पास 4 4 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन हैं। बोलिए, ठीक है। और ऐसे ही क्लोरीन के कुछ ऑक्सी एसिड दिए थे मैंने। 8वां उदाहरण लेता हूं, HClO2। चलिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन फटाफट काउंट कर लीजिए। हाइड्रोजन के पास 1, क्लोरीन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 12, 12 8 20। देखें, क्लोरीन बिल्कुल बीच में रहेगा, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन आप इसके दोनों तरफ लगा दीजिए और एक हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ लीजिए। जैसे फास्फोरस के साथ जितने भी ऑक्सीजन थे उनमें से एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ता था, वैसे ही इसमें भी एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। तो फिलहाल एक ही हाइड्रोजन था, तो कोई समस्या की बात नहीं थी। चलिए देखते हैं, सबके बीच 2 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। सबसे पहला काम करिए, 6 भर दिए, 6 भर दिया, आपके पास बचे 14। रिक्वायरमेंट चेक करिए, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इसको जरूरत है, 4 इसको जरूरत है, 6 4 10 और 4 क्लोरीन को जरूरत है।
क्लोरीन का भी तो अष्टक पूर्ण होना चाहिए। तो 10 4 14, तो जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं उतने की ही रिक्वायरमेंट है, और इसको 6 की। तो ये देखिए H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड O, यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन और यहां 4 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। 9वां एग्जाम्पल हमने दिया था HClO3। तो कोई समस्या नहीं, क्लोरीन के 3 तरफ ऑक्सीजन जोड़ देंगे और एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 1 + 7 और 6 3 18, 26 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 2 4 2 6 2 8, 18 इलेक्ट्रॉन बचे। तो रिक्वायरमेंट चेक करिए, 6 6 12 4 16, और क्लोरीन को 2 की जरूरत है, 16 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हैं उतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता भी हमको है। बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे ही बना लेंगे। तो H सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे जो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन हैं, और क्लोरीन के पास 2 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन बचे, और इस ऑक्सीजन के पास 4 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन बचे। ऐसे ही 10वां उदाहरण HClO4। तो क्लोरीन के चारों तरफ ऑक्सीजन होगा और इसके एक तरफ हाइड्रोजन होगा, एक ही हाइड्रोजन है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन बढ़ गया है, तो 26 में 6 और जोड़ दीजिए, 32 इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके पास है 32। सब में इलेक्ट्रॉन भरिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 भर दिए तो टोटल बचे 22 इलेक्ट्रॉन। 22 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट चेक करिए, 6 6 12 6 18, 18 और 4 22। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी उतने इलेक्ट्रॉन की ही है। तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन बचे, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन बचे, यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन बचे, यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इस तरह से हम लुईस डॉट फॉर्मूला बनाते हैं। चलिए, लुईस डॉट फॉर्मूला सबको समझ में आ गया। अब आगे इसको बढ़ाते हैं। लुईस डॉट फॉर्मूला केवल बना के छोड़ देना ही ये पूरी तरह से सही फॉर्मूला नहीं है, जब तक कि इस पे फॉर्मल आवेश की गणना ना की जाए। तो अगला टॉपिक हमारा है फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश बहुत सीधा सा सिंपल सा टॉपिक है। फॉर्मल आवेश, फॉर्मल आवेश की गणना करते हैं। कैसे करते हैं? तो देखिए, फॉर्मल चार्ज बराबर होता है, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूं, कोई बड़ी बड़ी चीजें हैं, मुक्त अवस्था में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त अवस्था में परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस परमाणु पर उपस्थित अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या -1/2। परमाणु में आबंधी
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम फॉर्मल चार्ज की, फॉर्मल आवेश की गणना करते हैं। वैसे भी समझने को हम समझा सकते हैं आपको कि जैसे देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिया ओजोन का, ओजोन का उदाहरण लिया O3। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, देखिए 6 6 12 6 18 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो 3 ऑक्सीजन को ऐसे अरेंज कर दे, थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर टाइप का बना के 3 ऑक्सीजन को, सबके बीच पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे। 18 थे, 4 भर दिए, 4 भर दिए तो 14 बचे। और रिक्वायरमेंट 6 6 12 4 16, 14 बचे हैं और 16 की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन युग्म यहां बढ़ा लें। अब आपके पास बचे इलेक्ट्रॉन 12। अब देखिए 6 4 10 2 12, तो अब इस जितने हैं उतने हमारा काम चल जाएगा। तो सभी को इलेक्ट्रॉन दे दें। तो ये जो बॉन्डिंग बनी, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन। फॉर्मल आवेश को समझते हैं। ये बताइए कि ऑक्सीजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। तो अगर इस पहले ऑक्सीजन की बात करें, अगर इसने एक बॉन्ड बनाया है, तो हम तो यही जानते हैं कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजी बंध तब बनता है जब दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। तो अगर इस ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन साझे में दे दिया तो इसके पास 6 थे, 1 दे दिया, 5 बचा। लेकिन 5 नहीं बचा है, देखो 6 बचा है। ये कैसे? यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जितने बचने चाहिए उससे 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहां इस ऑक्सीजन पे देखिए, इसने 3 बॉन्ड बनाया है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन साझा किए हैं और इसके भी संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो 3 जब साझा किए तो 3 बचने चाहिए ना, दो ही बचा है। इसका मतलब कि यहां से 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। ठीक, और इसको भी चेक कर लें, इसने 2 बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन साझे में दिए तो 4 बचने चाहिए, 4 बचे हैं, तो इसका तो सही है। तो इस पे जो हमें, इस पे 0 आवेश मिल रहा है, इस पे 3 होने चाहिए थे, लेकिन 2 है, तो इसने किसी एक को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस पे एक धनावेश होना चाहिए। और इसके पास 5 बचने चाहिए थे, 6 बचे हैं, तो इस पे एक ऋणावेश होना चाहिए। यही फॉर्मल आवेश है। ये आप जितने मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाए आपको, सब में आप कैलकुलेट करेंगे तो सभी जगह कुछ ना कुछ फॉर्मल आवेश आएगा। अब आप इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे पहले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज, मुक्त अवस्था में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑक्सीजन अगर मुक्त अवस्था में होगा तो उसके वैलेंस शेल में, संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं, माइनस परमाणु पर उपस्थित अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अनाबंधी कितने हैं? 2 2 4 2 6, तो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, माइनस 1/2। आबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 बॉन्ड बनाया तो 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, तो 6 माइनस 6 माइनस 1, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 6 कट गया, -1 बचा। ऐसे दूसरे ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालें तो संयोजी कोष में तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे मुक्त अवस्था में, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन 2 है, तो -2, -1/2। आबंधी इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 -2 -3, तो ये जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा +1। और ऑक्सीजन 3 पर अगर निकालें फॉर्मल आवेश तो 6 -4 माइनस, यहां बंध में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1/2 × 4 या 6 -4 -2, तो 0। देखा, वही फॉर्मल आवेश आया। तो इस तरह से फॉर्मल आवेश की गणना करते हैं और फॉर्मल आवेश की सहायता से ही हम लोग उप सहसंयोजी बंध का भी सिद्धांत यूज करते हैं।
उपसहसंयोजी बंध का सिद्धांत यहीं से डेवलप हुआ है। तो देखें, जैसे इसका मतलब जो ओजोन की हम बात कर रहे थे, ये सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था। इस पे एक ऋण आवेश 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, इस पे एक धन आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, और यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। ये फॉर्मल आवेश है। तो इसी को देखो, इस ऑक्सीजन ने अपने 6 इलेक्ट्रॉन में से एक भी इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल बंध निर्माण में नहीं किया, क्योंकि एक बंध बना हुआ दिख रहा है हमें। अगर वो बंध बना होता, उस बंध में ये ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन देता, तो इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन बचते, लेकिन पूरे 6 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल नहीं किया। जबकि इसके पास 3 बचने चाहिए थे, तो इसने किया क्या कि 3 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। भाई इसके पास 6 थे, 6 में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसके पास 7 हो गए, इसके पास 5 हो गए, इसके पास 5 हो गए, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, तो अब इसके पास 3 हो गए। तो 3 इसके पास, 7 इसके पास, एक माइनस एक प्लस। तो अब क्या किया इसने किया क्या कि एक इलेक्ट्रॉन जो इसको दिया है, उसी को इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लिया। तो इस तरह के बंध को, यानी इस बंध में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑक्सीजन ने दिया है। पहले इसको दिया, फिर उसी को अपने साथ साझा कर लिया। तो इस तरह के सहसंयोजी बंध को हम लोग कहते हैं उपसहसंयोजी बंध, और इसे इस तरह से एरो से दिखाते हैं। तो अगर प्लस और माइनस हटाएंगे तो एरो बना के दिखाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनको भी मेंशन करेंगे। तो इसे कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध। तो उपसहसंयोजी बंध की परिभाषा क्या हुई? उपसहसंयोजी बंध, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। या इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट बंध या डेटिव बॉन्ड। तो इसकी परिभाषा है, 2 परमाणुओं के बीच यदि कोई सहसंयोजी बंध इस प्रकार बनता है कि साझे का इलेक्ट्रॉन कोई एक ही परमाणु देता है, तो इसे उप सहसंयोजी बंध कहते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, उसे इलेक्ट्रॉन युग्म दाता एवं दूसरे को इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं इसको एक उदाहरण से, अमोनिया की बात करें
तो अमोनिया का आप लिस्ट डॉट फॉर्मूला देखेंगे तो अमोनिया जो है 3 हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है और 1 इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास बचा रहता है। जबकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड 3 फ्लोरीन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है, लेकिन इसके पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बोरॉन के संयोजी कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब इसका अष्टक पूर्ण नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, उसी के साथ साझा कर लेगा। तो ये इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, उसी के साथ साझा कर लेगा। मतलब कि अमोनिया इस तरह लिख दें NH3 और BF3, इनके बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ और ये इलेक्ट्रॉन किसने दिए? नाइट्रोजन ने दिए, बोरॉन ने नहीं दिए। तो इसी को हम ऐसे दिखाएंगे NH3 एरो BF3, है ना। यहां पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का काम करेगा और बोरॉन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का काम करेगा। समझ हमारी बात? जैसे देखो सल्फर ट्राई ऑक्साइड हमने बनाया था, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड में जो स्ट्रक्चर बनाया था, है ना, वो आपको कुछ ऐसा मिला था, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां 4 इलेक्ट्रॉन बचे थे, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन बचे थे, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन बचे थे। तो जरा अब फॉर्मल आवेश की गणना करके देखें, दोनों बातें समझ में आ जाए। फॉर्मल आवेश तो देखिए सल्फर ने 1 2 3 4 बंध बनाए, 4 बंध बनाए तो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए, क्योंकि संयोजी कोष के पास, सल्फर के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 बंध बनाया तो 4 ही इलेक्ट्रॉन तो इस्तेमाल किया, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाद बचने चाहिए, लेकिन वास्तविकता में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब इस पे 2 धनावेश आएगा। इस ऑक्सीजन को देखिए, इसने 2 बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में दिया, 4 बचने चाहिए, 4 बचा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए, इसके पास 6 पूरे हैं, जबकि 1 बंध बना रहा है। 1 बंध बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो 5 बचने चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है और ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है। तो इसे कोऑर्डिनेट बंध में परिवर्तित करें तो ये तो सही है, लेकिन देखिए ये प्लस और माइनस हटा करके एक एरो लगा देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा, और ऐसा ही एक एरो ऊपर भी लगा देंगे, तो ये उप सहसंयोजी बंध है। इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आशा है समझ में आ गई होगी बात मेरी, है ना। बहुत सिंपल सी टॉपिक है। एक बात का बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना भूल गया, उसको बता रहा हूं कि उप सहसंयोजी बंध एक बार अगर बन जाता है तो आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ये पहचान नहीं सकते कि वो उप सहसंयोजी बंध है कि सहसंयोजी बंध है। मतलब कि अगर उप सहसंयोजी बंध बन गया, भाई है तो इलेक्ट्रॉन का साझा ही ना। साझे में जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं सहसंयोजी में, दोनों एक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो सहसंयोजी है। लेकिन अगर साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन केवल 1 परमाणु दे, दूसरा ना दे, तो ये उप सहसंयोजी बंध है। लेकिन एक बार बंध बन गया, ये हमको दिख रहा है ना कि ये एरो है, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। एक बार बंध बन गया तो आप किसी भी तरीके से इस चीज बात की पहचान नहीं कर सकते कि वह सहसंयोजी बंध है कि उप सहसंयोजी बंध है। तो इसकी पहचान नहीं की जा सकती, ये असंभव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई आपको, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये उप सहसंयोजी बंध और फॉर्मल आवेश की धारणा, ये हमने दोनों बातें समझ ली। आशा है सब लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी समस्या जरूर लिखें। मैं जैसे ही उसको देखूंगा आपकी प्रॉब्लम, मैं आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था,
इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको बहुत ध्यान से समझें, बहुत आराम से पढ़ें, है ना। ये चीज टॉपिक समझ आना बहुत जरूरी है। आपके सभी एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके जो 11th का जो एग्जाम होगा उसमें ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पक्का 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि इस मॉलिक्यूल का लुईस डॉट फॉर्मूला, लुईस डॉट संरचना बनाइए, है ना। फॉर्मल आवेश की गणना कीजिए, उप सहसंयोजी बंध के रूप में लुईस डॉट संरचना बनाइए। तो ये तमाम तरह के क्वेश्चन, तमाम बातें पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए इसको आप बहुत गौर से, बहुत ध्यान से पढ़ें। और ये मैं जरूर कहूंगा कि मैं आपको यहाँ पे मेंशन तो करता चलता हूं, समझाता भी रहता हूं, लेकिन आपको नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाते, तो नोट्स आप इसी को देख करके बनाते चलें। आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा और नोट्स बनाने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी। तो इसलिए नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाएंगे तो आपके पास एक डाटा रहेगा, आप कभी भी उसको पलट के रिवीजन कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे हम लोग जो अगले टॉपिक, इसमें भी सहसंयोजी बंध में बहुत सारी बातें हैं, सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध में बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने लुईस डॉट संरचना के बारे में, उप सहसंयोजी बंध के बारे में और फॉर्मल आवेश की गणना कैसे की जाए इसके बारे में समझा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।